हाय एवरीवन, मैं विपुल अग्रवाल आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। एंड मैं आपको दावा देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। मैं आपका एक एक डाउट, एक एक जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा क्लियर कर दूंगा कि बेटा आपकी रगों में चला जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर इस चैप्टर को। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि भाई बिजनेस के अंदर ये जो चेंज आया है ना, ये जो टेक्नोलॉजी आई वो क्यों आई, उसका रीजन क्या था पीछे का। तो पहले सबसे पहले उसको समझते हैं। मैंने अपने पेड बैचेस में भी बोलता हूं और मैं वाईटी की अपनी एक तो वन शॉट में ऑलरेडी ये चीज बोल चुका हूं कि अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें, अपने डिसिप्लिन की बात करें, तो हमारे सब्जेक्ट के अंदर एक ईयर बहुत हमारे लिए मैटर करता है और वो ईयर होता है 1991। आपको पता है कि इस ईयर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। इस ईयर में हमारा लिबरलाइजेशन हुआ था कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे पहले, इस ईयर से पहले जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगा रखे थे, वो सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिमूव करा गया था, उन्हें काफी ज्यादा लिबरल करा गया था। यानी कि जो गवर्नमेंट थी रिगार्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर वो काफी ज्यादा नरम हो गई थी, है ना, काफी ज्यादा ले हो गई थी। उसके बाद हमारा आया था प्राइवेटाइजेशन, कि गवर्नमेंट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज करा था, कि अपने जो गवर्नमेंट सेक्टर थे, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स थी, उसको बेचना स्टार्ट करा था प्राइवेट सेक्टर को। और जो लास्ट आता है हमारा वो आता है ग्लोबलाइजेशन, कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा ओपन हो चुकी थी और वो ग्लोबलाइजेशन का दौर भी था। तो ये जो हुआ था उस टाइम पे इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, की जहां पर जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी वो एक हो चुकी थी, कि कंट्रीज आपस में भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए थे, एक दूसरी कंट्रीज में प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ था, बाइंग एंड सेलिंग होना स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से कंट्रीज आपस में मतलब हम कह सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी ओपन हो गई थी आपस में, मतलब वो एक इकोनॉमी बन गई थी, एक सिंगल इकोनॉमी बन गई थी पूरा वर्ल्ड। तो इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई किसकी, कनेक्टिविटी की। कि भाई अगर मैं इंडिया के अंदर बैठा हुआ हूं और मुझे क्या बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज अपने सेल करने हैं या गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने हैं फ्रॉम द यूएसए, तो मैं यूएसए के लोगों से कनेक्ट कैसे करूंगा, वहां के ट्रेडर से, वहां के मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट कैसे करूंगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हुई थी उस टाइम पर, और इस प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला गया था। दैट सॉल्यूशन इज इंटरनेट। दैट सॉल्यूशन इज इंटरनेट। तो जैसे ही बिजनेस के अंदर ये इंटरनेट को इंट्रोड्यूस करा गया, जैसे ही बिजनेस के अंदर इस इंटरनेट को इंट्रोड्यूस करा गया, तो बिजनेस के डायमेंशंस बदल गए। जो मार्केट अभी तक बिजनेस के लिए एक बहुत छोटा हुआ करता था, वो मार्केट बिजनेस के लिए बहुत बड़ा बन चुका था। जो स्कोप बिजनेसेस के थे वो स्कोप काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे, और बिजनेस के अंदर कुछ न्यू मेथड्स, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, कई सारी नई मार्केट्स इमर्ज हुई थी। उसी के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अब बिजनेस था, जिसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस, वो चेंज हो चुका था किसके अंदर, ई बिजनेस के अंदर। तो इंटरनेट के आने की वजह से बिजनेस जो था वो ई बिजनेस के अंदर क्या हो चुका था, चेंज हो चुका था। चेंज हो चुका था, एक नया टर्म निकल कर आया था इंटरनेट इंट्रोड्यूस होने के बाद, जिस टर्म को हम लोग बोलते थे बच्चों ई बिजनेस। तो स्टार्ट करते हैं ई बिजनेस से, कि ई बिजनेस क्या होता है। तो ई बिजनेस रेफर्स टू द कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। जो भी हम बिजनेस एक्टिविटीज कैरी ऑन करते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 के वन शॉट में ये चीज पढ़ा था कि बिजनेस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग, फिर देन उसको सेल करना, प्रॉफिट पर, रेगुलरिटी पर। तो हमारी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज थी, अब उसके अंदर हमने इंटरनेट लगा दिया था। यानी कि अब उन बिजनेस एक्टिविटीज को हम इंटरनेट की हेल्प से करना स्टार्ट कर दिया था। इंटरनेट का यूज हम उस बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए करने लगे थे। बिजनेस एक्टिविटीज इन कंप्राइज इंडस्ट्री, जहां पर आपका गुड्स एक्सट्रैक्ट होता है, गुड्स प्रोड्यूस होता है। कॉमर्स, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड मतलब बाइंग एंड सेलिंग होती है, और इसके अंदर क्या बोलते हैं आपका एज टू ट्रेड भी आता है, और ट्रेड जहां पे ऑफकोर्स बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो यानी कि अब ये जो चीजें थी, बाइंग एंड सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री, इन सब के अंदर इंटरनेट इंट्रोड्यूस हो चुका था, और इन इंडस्ट्रीज के अंदर, इन पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले थे। ये इमर्ज हो चुके थे, ये एक नए जनरेशन की तरफ बढ़ रहे थे। So commerce means conduct of industry, trade and commerce. E-commerce mean conduct of industry, trade and commerce activities through the internet. तो बेसिकली हमने इंटरनेट का यूज करा अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए।
firm not only general internet facility for the e-business but they also prefer to have their private and personal internet facilities for their internal functioning. तो देखो होता क्या है कि अगर आप बिजनेस की बात करोगे तो बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो होता वो खाली इंटरनेट से चल रहा था। ये चीज नहीं थी, ये तो था ही। प्लस इसके साथ क्या था, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था, इसके साथ क्या था, इसके साथ जो बिजनेस की इंटरनल फंक्शनिंग थी, जैसे मीटिंग होना, जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती हैं वो मीटिंग होना, ठीक है, एम्प्लॉयज को हायर करना, मैनेजमेंट पूरा बनाना, है ना, कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर बनाना, ये सारी चीजें जो थी, प्लानिंग करना, स्टाफिंग करना, ये सारी चीजें जो थी उसके अंदर भी इंटरनेट यूज होने लगा था। तो फर्म ने इंटरनेट का यूज सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के लिए नहीं करा, फर्म ने इंटरनेट का यूज आपके इंटरनल फंक्शनिंग के लिए भी करा था। तो जिसकी वजह से फर्म ने अपने कुछ पर्सनल नेटवर्क्स बनाए थे जो कि आपने डेफिनेटली अपनी छोटी क्लासेस में कंप्यूटर के अंदर पढ़े थे, जो आपका लैन वगैरह का सिस्टम होता है वही वाला। अब स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या है? द ई बिजनेस इंक्लूड्स कैरीड ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो ई बिजनेस के अंदर वो सारी बिजनेस की एक्टिविटीज आती हैं, चाहे वो बाइंग एंड सेलिंग हुआ, ठीक है, कस्टमर से डील करना हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ, प्लानिंग हुआ, स्ट्रक्चर बनाना यानी कि ऑर्गेनाइजिंग हुआ, लोगों को हायर करना हुआ, कंट्रोलिंग हुआ। अब इन चीजों के अंदर इंटरनेट का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। देयर आर वेरियस पीपल एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस, और उस ट्रांजेक्शंस के अंदर कुछ लोग इन्वॉल्व रहते थे। ऑफ कोर्स ही बात है, ट्रांजेक्शंस एटलीस्ट दो लोगों के बीच में होती है। तो जो पीपल इन्वॉल्व थे ट्रांजेक्शन में वो ई बिजनेस के अंदर हमें देखने को मिलते थे। दीज ट्रांजेक्शंस आर एक्सटेंडेड इनटू 4 डायरेक्शन, और ये 4 डायरेक्शन में ट्रांजेक्शंस को एक्सटेंड करा गया। तो पहला जो डायमेंशन निकल कर आया डेट इज B2B, सेकंड जो डायमेंशन निकल कर आया डेट इज B2C, थर्ड जो डायमेंशन निकल कर आया डेट इज C2C एंड जो लास्ट इसका डायमेंशन निकल कर आया था, वो इसका आया था इंट्रा बी। तो ये 4 तरीके के डायमेंशंस ट्रांजैक्शंस के निकल कर आए, जहां पर अलग अलग पार्टीज इन्वॉल्व रहती थी। एक एक करके चलते हैं B2B, B2C, C2C की तरफ। और आपने ये टर्म डेफिनेटली, अगर आप लोग शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे, वो काफी ज्यादा फेमस शो हो चुका है यार इंडिया के अंदर आजकल, तो उसके अंदर ये टर्म्स काफी ज्यादा यूज करे जाते हैं। तो मुझे पता है कि आज से पहले उन टर्म्स को आपको समझना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, या फिर आपको समझ में नहीं आते थे कि यार क्या बात कर रहे हैं B2B, क्या बात कर रहे हैं B2C, क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर, है ना। तो वहां पर हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हो, लेकिन इस लेक्चर के बाद ये टर्म्स आपके एकदम जहन में चले जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात करते हैं B2B कॉमर्स की। तो ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स, यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, मान के चलो एक पार्टी है बायर और एक पार्टी है सेलर, एक बेच रहा है और दूसरा भैया खरीद रहा है। तो ये जो बायर और सेलर होंगे ना, दोनों कौन होंगे? बिजनेसमैन होंगे। दोनों कौन होंगे? बिजनेसमैन होंगे। बिजनेसमैन होंगे। एक एग्जांपल इसका मैं देना चाहूंगा आप लोगों को, और वो एग्जांपल ध्यान से देखना क्या है। सपोज करो टाटा मोटर्स की हम लोग बात करते हैं, तो टाटा मोटर जब अपनी गाड़ियां बनाती है तो उनको अपनी गाड़ियों के लिए चाहिए होता है टायर्स, क्योंकि आपने देखा होगा जब गाड़ी आप कोई भी खरीदते हैं, टाटा से खरीदें, मारुति से खरीदें, उन गाड़ियों को बिल्कुल फुल एकदम गाड़ी कंप्लीट करके आप लोगों को देते हैं, तो उसके अंदर टायर्स भी पड़े हुए होते हैं। तो आपने देखा होगा कि टाटा मोटर्स की जब गाड़ियां देखोगे उसमें टायर्स आपको मिलेंगे, चाहे वो टायर्स हो सकता है आपके MRF के हों, टायर्स हो सकता है आपके सीएट के हों, टायर्स हो सकता है आपके क्या बोलते हैं अपोलो के हों, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपनीज के टायर उसके अंदर देखने को मिलेंगे, बट ये कंपनी टाटा की तो नहीं है, ये कंपनीज तो अलग हैं। तो टाटा यहां पर बायर है, और ये बायर कैसा है? टाटा अपने आप में एक बिजनेस है। क्या है? बिजनेस है। और वो जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, ठीक है, वो MRF से टायर्स खरीद रहा है, सीएट से खरीद रहा है, अपोलो से खरीद रहा है। तो यहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग चल रही है वो 2 बिजनेस के बीच में चल रही है, दैट इज कॉल्ड B2B बिजनेस। लेकिन साथ में इस ट्रांजैक्शन के बीच में इंटरनेट भी होना जरूरी है,
इंटरनेट भी होना जरूरी है कि सपोज करो टाटा ने एमआरएफ को ऑर्डर दिया तो थ्रू द इंटरनेट दे दिया, थ्रू द इंटरनेट ऑर्डर दे दिया। तो टाटा विजिट नहीं कर रहा है एमआरएफ को पर्सनली जाके, टाटा ने एमआरएफ को इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर दे दिया। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं ऐसा करती हैं कि भाई एक बार वो लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग में डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, फिर ऑर्डर देते चले जाते हैं, तो इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर देते हैं, उनका जो ट्रांजेक्शन चलता है वो थ्रू द इंटरनेट चलता है। तो दिस इज कॉल्ड द B2B ट्रांजेक्शंस। अब ऐसा नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन जो है क्या बोलते हैं बड़े बड़े बिजनेस या बड़े बड़े उसमें चलते हो। आज के टाइम पर चीजें इतनी इमर्ज हो चुकी हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतने स्टार्टअप्स आ चुके हैं, इतने बिजनेसेस ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट हैं जो कि B2B फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट, अभी जाओ आप, अभी इस वीडियो को पॉज करो और इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे जाओ, और इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर आपको बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे। जैसे मान के चलो मैं कहता हूं कि मेरे को शूज का बिजनेस करना है, तो मुझे शूज के सप्लायर चाहिए, मुझे शूज के सप्लायर चाहिए जो कि मुझे लार्ज क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करके या गुड्स सप्लाई कर सके, शूज को सप्लाई कर सके, जिससे मैं उनको आगे बेच सकूं। तो मैं बिजनेस करने के लिए शूज मांग रहा हूं, ठीक है, अपने पहनने के लिए नहीं मांग रहा, बिजनेस करने के लिए मांग रहा हूं। तो उन शूज को मैं अपनी शॉप पे बेच सकूं या फिर आगे किसी क्या बोलते हैं किसी रिटेलर को बेच सकूं, ठीक है। तो मुझे शूज तो चाहिए, वो बिजनेस करने को चाहिए। तो मैं इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे जाऊंगा, मैं वहां पे डालूंगा शूज सप्लायर, और मेरे पास अलग अलग एरिया से, इंडिया के कोने कोने से मेरे पास सप्लायर्स मेरे को मिल जाएंगे। इवन इंडिया के बाहर से भी कुछ कुछ मिल जाएंगे जो डीलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो ट्रांजैक्शंस होती है वो B2B होती है। तो इंडिया मार्ट इंडिया की सबसे बड़ी B2B वेबसाइट है, सबसे बड़ी B2B वेबसाइट है। तो यहां पर आपको पर्सनली मिलना नहीं होता, आप इंटरनेट के थ्रू यहां पर आप सप्लायर ढूंढ सकते हो, इंटरनेट के थ्रू आप यहां पर सप्लायर ढूंढ सकते हो, और इंटरनेट के थ्रू यहां पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। वो फिर आपको ऑर्डर भेज देगा और इंटरनेट के थ्रू ही आप टर्म्स एंड कंडीशन भी जनरेट कर सकते हो। तो यहां पर इंटरनेट एक मेजर रोल प्ले करता है। बचपन में जब मेरे को ध्यान है पापा बिजनेस में है मेरे, तो मेरे को ध्यान है कि बचपन में क्या करते थे कि पापा B2B ट्रांजेक्शंस के लिए, जैसे सपोज करो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल ढूंढने के लिए वो मान के चलो स्टील चाहिए, तो जगाधरी जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं स्टील के लिए, समझे, या कुछ और मान के चलो पेच चाहिए तो गुजरात जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, पापा को पता था कि जो मुझे गुड्स चाहिए अपने बिजनेस के प्रोडक्शन करने के लिए, जो गुड्स की रिक्वायरमेंट है B2B को, पापा भी बिजनेसमैन थे, वो जिससे गुड्स खरीद रहे हैं वो भी बिजनेसमैन है, B2B ट्रांजेक्शन। तो मैंने देखा था कि बचपन में पापा ना टूर करते थे, गुजरात जा रहे हैं कभी सामान खरीदने के लिए, कभी दिल्ली आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए, कभी जगाधरी जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, जिसकी वजह से अब काफी ज्यादा ट्रेवलिंग होती थी। वहां पर इंटरनेट उस टाइम पर इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, इतना लोग इंटरनेट के इतने एक्सेसिबल नहीं था उस टाइम पर। तो लेकिन अब की बात करता हूं ना, अब क्या चेंज आया है, आज भी वही चीज है, वही हमें वैसे ही हमें गुड्स चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस भी वैसा ही है। बट आज के टाइम पर जो पापा की मेहनत है कि उन्हें अच्छा सप्लायर ढूंढना है जो उन्हें कंटिन्यूसली गुड्स को सप्लाई कर दे, उससे अब पापा को शहर नहीं जाना पड़ता, पापा को कॉन्टेक्ट निकालने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पापा इंटरनेट के थ्रू वही काम कर लेते हैं। इंडिया मार्ट पे जाएंगे, जो जिस गुड्स का रिक्वायरमेंट होगा वो गुड्स डालेंगे, सप्लायर डालेंगे, और वहां पर उन्हें बहुत अच्छे अच्छे सप्लायर मिल जाते हैं डेफिनेटली। तो वहां पर पापा ने खुद मेरे को बोला कि आज के टाइम पर चीजें इतनी आसान हो चुकी हैं कि भाई पहले मेरे को बहुत मेहनत लगती थी सप्लायर ढूंढने में, आज के टाइम पर नहीं लगती, आज के टाइम पर नहीं लगती है ना। बहुत सारे सप्लायर्स मेरे को मेरी स्क्रीन के सामने विद इन अ सिंगल क्लिक आ जाते हैं। तो सोचो कितनी मेहनत बची। तो इंटरनेट ने बिजनेस के अंदर यही करा, और ऐसा सेम हुआ बेचने के लिए भी। अब पापा बेचने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रोडक्शन बनेगा तो बेचना तो पड़ेगा। अलीगढ़ में कहीं बेच रहे हैं, दिल्ली बेचने के लिए जा रहे हैं, है ना, साउथ जाते थे, बेंगलोर जाते थे, चेन्नई जाते थे, हैदराबाद जाते थे, है ना, मुंबई जाते थे। अब वो भी क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, काफी ज्यादा कम हो गया, वो भी अब नहीं जाते। जो पुरानी पार्टीज हैं वो अब कांटेक्ट में है ना, दे कैन कांटेक्ट ओवर क्या बोलते हैं आपके बिजनेस के ऊपर, व्हाट्सएप पे फोटोज भेज दिए, ठीक है, वीडियो कॉल कर ली। ये सारी चीजों से क्या होता है, काफी चीजें आसान हो जाती हैं। कभी साल में एक बार हुआ है तो हुआ है ना। और अगर उन्हें नए सप्लायर चाहिए तो पहले पर्सनली विजिट करना पड़ता था जाकर उस सिटी को, और फिर उस सप्लायर को ढूंढो, उससे मिलो। बट अभी वही चीज क्या हो जाती है, उसका कांटेक्ट ओवर द इंटरनेट आसानी के साथ निकल आता है। तो कांटेक्ट ढूंढने में भी मेहनत नहीं लगती। और कुछ पार्टीज तो खुद से खुद कांटेक्ट कर लेते, जैसे हम खरीदने के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ पार्टीज पापा को कांटेक्ट कर लेती हैं गुड्स खरीदने के लिए कि सर हमें ये गुड्स चाहिए, आप बताओ क्या रेट दोगे। हमने कहा ये रेट है, हो गया, वो ऑर्डर दे देगा। हम उससे बोल देते भाई साहब पहले पेमेंट करवा दो, क्योंकि हम तो आपको जानते नहीं। वो पेमेंट भी क्या बोलते हैं एडवांस में करवा देता है, फिर हम यहां से उसे गुड्स भेज देते हैं। सोचो इतना आसान हो गया इंटरनेट के थ्रू। तो B2B कौन सा बिजनेस हो गया, B2B कॉमर्स क्या हो गया कि जहां पर दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं और दोनों पार्टीज क्या करती हैं,
बिजनेस करती है, दोनों पार्टी बिजनेस करती है, तो ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस यूनिट्स आर नोन एज अ B2B ट्रांजैक्शन। अब इसके अंदर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज भी हो सकता है, जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्रिएट करते हैं ना, जैसे एक एग्जांपल दूंगा कि एक लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, ऑफ कोर्स उसकी कोई यूटिलिटी इतनी है नहीं, बट अगर उस लोहे के टुकड़े को हम लोग पिघला कर और उससे उसकी शेप चेंज करके काट पीट कर उससे एक ताला बना दे, एक लॉक बना दे, तो क्या लॉक हमारे लिए काम का है? हाँ सर। तो क्या यूटिलिटी क्रिएट हुई नहीं हुई? उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर क्रिएट हुई नहीं हुई? सर बिल्कुल हुई। तो इसी को बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कोलैबोरेशन की दो बिजनेस साथ में मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, दो बिजनेस साथ में मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। हमने पहले काफी ज्यादा कोलैब्स देखे हैं, है ना, बिजनेस से काफी ज्यादा कोलैब्स देखे हैं, ठीक है। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस कोलैब्स इज की जैसे आज के टाइम पर तुम देखते हो कि मिंत्रा और किसी फैशन ब्रांड का कोलैबोरेशन चल रहा है, तो एक एड चला दिया, जैसे मान के चलो H&M एंड मिंत्रा का चल रहा है, तो वहां पर H&M का भी प्रमोशन हो रहा है, मिंत्रा का भी प्रमोशन हो रहा है, दोनों बिजनेस ने आपस में डिसाइड कर रखा है कि इतना इतना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हम लोग बांटेंगे, तो दीज आर कॉल्ड द कोलैबोरेशन। ये क्या है? आपके कोलैबोरेशन है। थर्ड क्या है आपका? कमर्शियल नेगोशिएशन। तो यानी कि नेगोशिएट भी आप ओवर द इंटरनेट कर सकते हो। मैंने बोला ना कि मान के चलो सामने वाली पार्टी का कॉल आया कि सर मेरे को लॉक्स चाहिए, हमने कहा ठीक है भाई बिल्कुल मिल जाएंगे। वो कहेगा किस किस रेट पे मिलेंगे, हमने कहा ये रेट पर, कहेगा नहीं सर रेट ज्यादा है ना। तो नेगोशिएशंस भी क्या हो जाती हैं? ओवर द इंटरनेट हो जाती हैं, तो वो भी एक ट्रांजेक्शन मानी जाती है। इनवाइटिंग टेंडर्स। टेंडर जनरली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है। गवर्नमेंट टेंडर का मतलब होता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि गवर्नमेंट को सपोज करो एक हाईवे बनवाना है, उस हाईवे के लिए सीमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट ने सीमेंट का एक टेंडर दे दिया, है ना। हाईवे के ऊपर सैनिटेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो उसका एक गवर्नमेंट ने टेंडर निकाल दिया। प्लांटेशन होना है हाईवे के ऊपर, तो उसका एक टेंडर निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया, और लोग उस पर बिडिंग कर सकते हैं कि सबसे कम में कौन कर देगा, वो बिड करेगा, एंटर मारेगा, वो टेंडर उस इंसान के पास पहुंच जाएगा। तो टेंडर्स भी इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं ओवर द इंटरनेट। वो टेंडर्स अब जो होते हैं वो भी इंटरनेट के ऊपर होने लगे। पहले फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था, अब नहीं, इंटरनेट के ऊपर B2B ट्रांजेक्शंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब ये चीजें भी जो होती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की भाई प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो गुड्स पहुंचेगा, वो भी अब इंटरनेट की हेल्प से हो सकता है। मैं नहीं कह रहा, है ना। अब देखो आज के टाइम पर दो प्रोडक्ट होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें इंडिया मार्ट से, इंडिया मार्ट पे आपको मैन्युफैक्चर भी मिलेगा, इंडिया मार्ट पे आपको होलसेलर भी मिलेगा, रिटेलर भी मिलेगा, ठीक है। हर लोग इंडिया मार्ट पे आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रोड्यूसर से होलसेलर पे भी गुड्स इंडिया मार्ट की हेल्प से पहुंच सकता है। प्रोड्यूसर होलसेलर इंडिया मार्ट पे आपस में जुड़ सकते हैं, होलसेलर रिटेलर इंडिया मार्ट पे आपस में जुड़ सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी इस ट्रांजैक्शंस के अंदर आता है। तो इसके अंदर इंटरनेट आने की वजह से आप महसूस कर पा रहे होंगे कि काम कितना ज्यादा आसान हुआ। अब जिस किसी के भी पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, जरा पूछ के देखो, है ना, जरा अपने घर वालों से अपने अपने बिजनेस में थोड़ा झांक के देखो। आप हो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, आप थोड़ा सा अपने बिजनेस के अंदर झांक कर देखो और मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या आपके पेरेंट्स के बिजनेस के अंदर भी आपने ये चेंजेस देखे कि इंटरनेट की वजह से उनका काम आसान हुआ। जल्दी से सारे बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि यस सर लिखो, सर लिखो B2B OP लिखो, कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। आपको पता लगना चाहिए, आपको होना चाहिए कि हाँ रियल लाइफ में भी आपके पेरेंट्स के बिजनेस में इंटरनेट का बेनिफिट देखा गया। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन होती है B2C कॉमर्स। इसके अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं, तो ऑफकोर्स दो पार्टी होंगी, बायर होगा और जनरली सेलर होगा, दो पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। तो यहाँ पर जो बायर होता है, यहाँ पर जो बायर होता है वो एक कस्टमर बोल सकते हैं, कंज्यूमर बोल सकता हूँ, कस्टमर बोल सकता हूँ। यानी कि ये बिजनेस नहीं करेगा, ये बिजनेस नहीं करेगा, ये बिजनेसमैन नहीं है, ये बिजनेसमैन नहीं है। बट जो बेचने वाला है, जो सेलर है, वो कौन है? वो बिजनेस करता है। वो कौन करता है? वो बिजनेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट से आप कोई भी सामान मंगाते हो, कोई भी आपने सामान फ्लिपकार्ट से मंगाया, लेट्स सपोज कि आपने फ्लिपकार्ट से पावर बैंक मंगाया, तो पावर बैंक या मोबाइल आप जब फ्लिपकार्ट से मंगाते हो तो वो अपने यूज करने को मंगाते हो या आगे बेचने के लिए मंगाते हो? सर डेफिनेटली यूज करने को मंगाते हो। तो वहां पर आप जो बायर हो, वो बायर आप इन द कैपेसिटी ऑफ अ कंज्यूमर, इन द कैपेसिटी ऑफ अ कस्टमर हो। आप वहां पर बिजनेस नहीं कर रहे, बट आप जिस सप्लायर से, जिस क्या बोलते हैं वेबसाइट से आप वो मंगा रहे हो, देखो फ्लिपकार्ट खुद नहीं भेजता, वहां पर उनके सप्लायर्स होते हैं, उनके पास ऑर्डर जाता है, ठीक है। तो जिस भी आप सप्लायर से फोन मंगा रहे हो, पावर बैंक मंगा रहे हो, वो तो बिजनेस कर रहा है ना। तो यहाँ पर जो पार्टीज इन्वॉल्व हुई वो एक बिजनेस कर रही है और दूसरी बिजनेस नहीं कर रही है। तो बिटवीन द बिजनेस यूनिट एंड द कस्टमर्स, तो ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन द बिजनेस यूनिट्स एंड द कस्टमर।
B2C इनेबल भी करता है, इनेबल्स द बिजनेसमैन टू रिमेन इन टच विद इट्स कस्टमर ऑन राउंड द क्लॉक बेसिस, मतलब एट एवरी टाइम। तो B2C इनेबल भी करता है कि भाई एक जो सप्लायर है वो अपने कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट में बना रहे। तो जैसे आप जब भी फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हो तो आपका डेटा सप्लायर के पास जाता है, वो आपसे ओवर द फोन कनेक्ट कर सकता है, ओवर द इंटरनेट कनेक्ट कर सकता है। बात ही समझ में नहीं आई तो कांटेक्ट में भी बने रहते हो। अभी ये लाइन अभी हम पढ़ते हैं, ये वाली लाइन अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इन ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आता है। पहली बात आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन वही चीज, B2B में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ा था वो बिटवीन द टू बिजनेस यूनिट्स पढ़ा था, प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, ये सब क्या है, बिजनेसमैन है। बट यहाँ पर रिटेलर टू कंज्यूमर वाला जो पार्ट होगा वो इंक्लूडेड होगा, रिटेलर टू कंज्यूमर वाला पार्ट यहाँ पर इंक्लूडेड होगा, क्योंकि रिटेलर जो अपना गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है किसे, कंज्यूमर को, वो वाला पार्ट इसके अंदर आएगा। अब ये इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, अमेजॉन है, आजियो है, ठीक है, अब तो ब्लिंकिट हो गया, ज़ेप्टो हो गया। वहां पर क्या करते हो अब, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। हम आपने शायद वो टाइम ना देखा हो, बट हम जब अपने बचपन में थे ऐसी कोई फैसिलिटी हमने नहीं देखी थी। भाई हम कोई भी सामान खरीदना हो स्पेशली टाइम निकाल के मार्केट जाते थे, दुकान दुकान घूमते थे, वहां पर जाकर देखते थे कि कौन सी प्रोडक्ट हमें अच्छा लग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, तब जाकर उसको खरीदते थे और घर लेकर आते थे। कितना टाइम लगता था, बट आज के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पर आप अपने लैपटॉप को आपने ओपन करा, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करा, डाला myntra.com, जो कपड़े चाहिए, जिस ब्रांड के चाहिए, आपको एक ही जगह पर ओवर द सेम स्क्रीन आपको दिख जाएंगे, सेम स्क्रीन पे दिख जाएंगे। वहां पर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, पेमेंट आपका मन करे करो, नहीं तो कैश ऑन डिलीवरी कर दो कि भाई जिस दिन हमारे पास सामान आ जाएगा उस दिन पैसे ले लेना हैंड टू हैंड, वो भी आप ऑप्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें आसान होगी इंटरनेट की वजह से। जब स्टार्टिंग में ये चीजें आई थी ना, ऑनलाइन मार्केट जब स्टार्टिंग में आया था, तब लोग काफी ज्यादा इस चीज को लेकर डरे हुए थे कि पैसे दे दिए सामान नहीं आया तो, ऑर्डर दे दिया सामान नहीं आया तो। बट सर्विसेज इतनी ज्यादा स्मूथ हो चुकी हैं कि आज के टाइम पर लोग ऑफलाइन मार्केट से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं। तो ये बिजनेस देख रहे हो काफी हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। B2C बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस भी अब इंटरनेट के थ्रू हो सकती है। सपोज करो आपने अमेजोन से कोई मोबाइल मंगाया और उस मोबाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम है और उसकी आपको कंप्लेन करनी है, तो आप उसी अमेजोन की वेबसाइट पर जाकर पास्ट ऑर्डर्स में जाकर अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं और वो लोग आपके घर पे बैठे बैठे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देंगे। या तो कोई इंजीनियर, कोई मान के चलो आपके घर पे कोई इंजीनियर भेज देंगे, या फिर क्या बोलते हैं, आपका फोन ही चेंज कर देंगे कि नया फोन भेज देंगे, पुराना वापस कर दो, घर पे बैठे बैठे ही। आप कंप्लेन भी इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो, कोई हेल्प चाहिए, फीडबैक देना है, कुछ करना है, ठीक है। प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं। आपने देखा होगा, मुझे इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल लगता है जोमेटो। अब जोमेटो जो अपना प्रमोशन करता है वो ओवर द इंटरनेट करता है, नहीं करता। आप जो ऐप जो है वो आपके फोन में जो ऐप है जोमेटो का, वो इंटरनेट से चल रहा है, नहीं चल रहा। तो आज के टाइम में प्रमोशन एक्टिविटीज जो पहले न्यूज़पेपर में आती थी, जो पहले आपके टीवी पर दिखाई जाती थी, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पर दिखाई जाती थी, अब वैसी प्रमोशन ओवर द इंटरनेट हो रही है। यूट्यूब पे जाओगे, मुझे ऐड दिख जाते हैं, इंटरनेट कोई ऐप में नोटिफिकेशन भेजता रहेगा, है ना, कि क्या बोलते हैं, भूख लग रही है, समोसे खाओगे। इंटरनेट प्रमोशन एक्टिविटीज, एडवर्टीजमेंट, अब सब इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। इंस्टाग्राम पर आप देखते हो कितनी ज्यादा आपको क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं, प्रमोशन देखने को मिलती है, इंटरनेट के थ्रू तो हो रहा है सब कुछ, है ना। तो ये भी B2C के अंदर आता है। लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय द कस्टमर, तो ये आफ्टर सेल सर्विस का ही पार्ट है कि कस्टमर को जब कंप्लेन करनी होती है तो पहले फोन करता था, हाँ जी भाई साहब ये फोन खरीदा था अभी, इसमें ना कैमरा नहीं चल रहा है इसका। अब नहीं, अब जाओगे वहां पर सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑनलाइन ही आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। फिर वहां से एक उसका फोन आएगा, वो आपको बताएगा कि सर पहले कैमरा को आप अलाउ तो करो तभी तो वो चलेगा। होता ही नहीं होता ऐसा। तो अब सारी चीजें इंटरनेट के थ्रू हो सकती हैं। अब एक यहाँ पर आप पॉइंट आया कि भाई B2C जो होता है वो C2B ट्रांजेक्शन्स को भी स्कोप देता है, यानी कि B2C C2B जो आया वो B2C से ही आया, बेसिकली यही बोलता है। यानी कि अगर B2C है, अगर B2C है तो B2C के साथ साथ C2B भी रहेगा। C2B मतलब
अभी तक जो ट्रांजैक्शंस हो रही है, जो सेलिंग हो रही है, जो गुड्स का फ्लो हो रहा है, किसी चीज का जो फ्लो हो रहा है वो बिजनेस टू कंज्यूमर हो रहा है, बट यहाँ पर कस्टमर टू बिजनेस होगा। तो इसके अंदर क्या आता है बच्चों, फीडबैक्स। जो फीडबैक्स जाएंगे वो कस्टमर से बिजनेस के पास जाएंगे, और वो तभी पॉसिबल है जब B2C होगा। तो अगर B2C नहीं है, बिजनेस टू कंज्यूमर कोई ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है, तो C2B कैसे होगा? C2B तभी तो होगा जब ट्रांजैक्शन हुई, B2C की ट्रांजैक्शन हुई तभी C2B आया। फीडबैक इसके अंदर आता है, कंप्लेंट्स इसके अंदर आती हैं, कंप्लेंट्स इसके अंदर आती हैं, और भी काफी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये क्या है, C2B का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो डेटा मैन्युफैक्चरर या फिर किसी होलसेलर या फिर किसी सप्लायर को प्रोवाइड करवाता है, उससे वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करता है, उसे अपने प्रोडक्ट में गलतियां समझ में आती हैं, उसे पता लग जाता है कि मुझे जो नेक्स्ट मॉडल देना है उसके अंदर किन किन चीजों को इंप्रूव करना है। तो C2B ट्रांजैक्शंस की भी जगह यहाँ पर B2C C2B को भी जगह देता है ना। तो कस्टमर कैन आल्सो मेक यूज ऑफ द कॉल सेंटर सेटअप बाय द कंपनीज टू मेक टोल फ्री कॉल्स। तो बेसिकली कि भाई बिजनेस तो कस्टमर से कांटेक्ट कर पा रहा है, कस्टमर बिजनेस को कैसे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, फीडबैक की फॉर्म में, कंप्लेंट की फॉर्म में, तो ओवर द कॉल करवा सकता है, ठीक है, ऑनलाइन ही जाकर कंप्लेन कर सकता है। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो यानी कि B2C के साथ साथ C2B भी साथ के साथ में काम करता है। आप रिव्यूज पढ़ते हो ना, तो रिव्यूज किसके लिए डाले गए, सप्लायर के लिए डाले गए ना, बाय द कस्टमर। तो दिस इज कॉल्ड द फीडबैक्स। थर्ड जो आता है वो आता है C2C कॉमर्स। थर्ड जो आता है वो आता है आपका C2C कॉमर्स। तो C2C कॉमर्स के अंदर जो दो पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं, वो दोनों पार्टीज कौन होती है, कस्टमर्स होती हैं। दोनों पार्टी कौन होती हैं, वो कस्टमर्स होती हैं। ये दोनों पार्टीज आपकी बिजनेस नहीं करती, ये दोनों पार्टीज आपकी बिजनेस नहीं करती, दोनों पार्टी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। तो सर फिर ट्रांजैक्शन कैसे कर लेंगी? सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स की मार्केट में आप जब भी जाओगे तो आपको वहां पर जनरली दोनों कस्टमर्स ही दिखाई देंगे, दोनों पार्टीज बिजनेस नहीं करती। अभी मैं जाऊं OLX पर, OLX पे जाकर मान के चलो अपना फोन अगर मेरे को बेचना है तो OLX पे जाकर अपना फोन लगा दूंगा, पकड़ो भाई मुझे बेचना है। वहां मैं कस्टमर हूं, मैं बिजनेस नहीं कर रहा। ये फोन मैंने अपने खुद के यूज के लिए खरीदा था, अब यूज हो चुका है इसका, मुझे लगता है कि नया फोन लेना चाहिए तो पुराना बेच दो। तो मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा फोन्स का, बट मेरा अभी फोन था, अब पुराना हो चुका है, मैं इसे बेच रहा हूं। सामने वाली पार्टी क्या करेगी, इसे खरीदने के लिए आएगी क्योंकि उसे इस फोन की नीड है। तो दिस इज कॉल्ड द C2C ट्रांजैक्शन, की यहाँ पे खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों के दोनों कौन है, कस्टमर्स है। दोनों के दोनों कौन है, कस्टमर्स हैं। तो द ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन द कस्टमर्स एंड कस्टमर्स आर नोन एज अ C2C ट्रांजैक्शन। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मुझे इंडिया के अंदर लगता है दैट इज OLX.com। तो OLX ने क्या करा, OLX ने इंटरनेट की हेल्प से बोला कि अगर यार हमने एक गैप देखा मार्केट के अंदर, लोगों को अपना सामान बेचना होता है तो वो किसी शॉप वाले को बेच आते हैं, तो बीच में इंटरमीडिएट रहता जरूर है जो बहुत हाई कमीशन चार्ज कर देता है। तो हम उस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, हम खरीदने वाले को और बेचने वाले को आपस में मिलवा देंगे। तो दोनों बिजनेस नहीं है, दोनों कस्टमर हैं, फिर भी एक खरीद रहा है एक बेच रहा है। अगर ऐसी यानी कि C2C मार्केट हम लोग क्रिएट कर देंगे इंटरनेट के ऊपर तो चलेगा, और चला भी, ठीक है। तो लोगों को बाइक, सेकेंड हैंड बाइक बेचनी पड़ती है, गाड़ी बेचनी पड़ती है, मोबाइल फोन्स बेचने पड़ते हैं, फर्नीचर बेचना पड़ता है, तो सब C2C के अंदर आता है। इवन अगर इसमें बात करूं तो आपने Housing.com का नाम सुना होगा। तो Housing.com जो होती है वो B2C भी करती है और C2C भी करती है। तो अगर कोई मान के चलो बहुत बड़ी कोई रियल एस्टेट कंपनी से अपने फ्लैट्स बेचने पड़ेंगे तो वो Housing.com पे बेच सकती है, तो ये तो हो गया B2C। लेकिन अगर मेरे पास कोई फ्लैट है और वो मुझे फ्लैट बेचना है और किसी इंसान को फ्लैट खरीदना है, तो मैं भी कस्टमर, खरीदने वाला भी कस्टमर, तो Housing.com पे फ्लैट्स भी बेचे जा सकते हैं। तो Housing.com भी एक C2C वेबसाइट है, ठीक है। इन दिस सेटअप बिजनेस फर्म, इस सेटअप के अंदर बिजनेस फर्म दैट इज सेलर इज ऑल्सो द कस्टमर एंड बायर इज ऑल्सो द कस्टमर। क्लियर है? इन दिस सेटअप, यार ये बिजनेस फर्म यहां से हटा दो, ये गलत है, ये नहीं आएगा। इन दिस सेटअप seller is also customer, buyer is also customer. It provides secured market system for sale of used goods and the services. तो ये एक secured market system होता है over the internet जहां पर used goods बेचे जाते हैं, used goods खरीदे जाते हैं। In C2C various consumer forums are also formed. इसके अंदर काफी consumer forums भी फॉर्म करे गए हैं, जैसे through C2C transaction and aggrieved or cheated customer can warn other customers not to buy such product in which he was cheated. अब इसमें ये देखो एक बहुत अच्छी बात बोली गई,
जब आप जाते हो फ्लिपकार्ट पे, हम मान के चलो आपको फोन खरीदना है, तो आप जब फोन खरीदते होंगे, देखो मेरा तो ये है कि मैं कोई नया प्रोडक्ट अगर खरीदने जा रहा हूँ तो उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसके रेट को क्या करूंगा, पहले प्राइसेस को कंपेयर करूंगा, फिर उसके बाद उसके फीडबैक्स पढ़ूंगा कि भाई साहब रिव्यूज क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गेन करने वाला कौन है, मैं, और इंफॉर्मेशन देने वाला कौन है, वो भी एक कस्टमर ही है। तो C2C में ये भी इन्वॉल्व है कि मान के चलो कोई एक कस्टमर अपनी शिकायत कर रहा है, उसने इंटरनेट पे अपनी शिकायत लिख दी, तो मैं अगर उसके फीडबैक को पढ़ूंगा तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन देने वाला और इन्फॉर्मेशन लेने वाला दोनों कस्टमर है, तो ये भी एक C2C ट्रांजेक्शन माना जाएगा। और इसमें मैं आपको एक बात बोलूं, इसका जो सबसे अच्छा वेबसाइट जो लगता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, कोरा.com, अगर आपने पढ़ा है तो बताओ। इसके अंदर आप कोई भी क्वेश्चन लिखो और आप कोरा पे उसका आंसर मिल जाएगा। और वो आंसर जो दे रखे होते हैं वो कोरा ने खुद नहीं दिए होते, वो किसी बिजनेस ने नहीं दिए होते, वो किसी आप जैसे इंसान ने दिए होते हैं जिसको कि वो एक्सपीरियंस है, जिसको कि उसका एक्सपीरियंस है। जैसे आपको अगर कुछ कोरा पे डालना है तो आप डाल सकते हो कि आई वॉन्ट टू विजिट आगरा एंड आई वॉन्ट टू नो अबाउट द फेमस प्लेसेस दैट आई कैन विजिट इन आगरा, ठीक है, विद इन अ सिंगल डे। अब आपने लिखा, अब वहां पर आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर्स आपको मिल जाएंगे कि इफ यू प्लानिंग टू ट्रेवल आगरा तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन सी। तो वहां पर कोरा पर जो आंसर दिए गए होते हैं वो एक कस्टमर के थ्रू दिए हुए हैं, आप जैसे के लिए, ठीक है। तो C2C ट्रांजेक्शन में क्या आता है भैया, यूज्ड बुक बेचना, क्लोज बेचना, एंटिक आइटम्स को बेचना। क्योंकि देखो एंटिक आइटम जो होते हैं वो भारी मात्रा में नहीं होते, वो 1 या 2 या 3-4 पीसीस ही होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि वो लोगों के कस्टमर्स टू कस्टमर्स के बीच में उसकी डील होती है। किसी ने खरीद रखा है ऑलरेडी, घर में लगा रखा है, अब उसको लगता है कि नहीं यार इसे हटाकर मुझे कुछ और लगाना चाहिए, बट क्योंकि एंटिक है तो मार्केट में अच्छे प्राइसेस होंगे, तो वो जाकर क्या कर देता है, वेबसाइट पर डाल देगा और वहां से आप खरीद सकते हो। तो दैट इज एंटिक आइटम्स में ये खासियत होती है। अभी मेरा भाई आया था, अब एक्चुअली इज इन जापान, वो जापान में जॉब कर रहा है, तो वो बता रहा था कि जापान में लोगों को शूज का बड़ा शौक है, उन्हें शूज का क्रेज है वहां पर। तो और इंडिया में भी अब वो क्रेज बढ़ रहा है ना शूज को लेकर, लोग मतलब बॉयज जो होते हैं खासकर पागल होते हैं। तो बता रहा था कि जब भी जॉर्डन की कोई एक रेयर सीरीज निकल कर आती है कि बहुत ही कम पीसेस उसके जॉर्डन इंट्रोड्यूस करता है, तो अगर आपने वो कैसे भी करके खरीद लिया तो सेकेंड हैंड मार्केट में उसके और ज्यादा प्राइसेस होते हैं। तो उसने अभी ये पीछे शूज खरीदे थे एंड रेयर शूज था, उसने भी मार्वल एडिशन या स्पाइडरमैन एडिशन के खरीदे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे को नॉलेज कम है, मेरे को जूतों का शौक कम है। तो वो आया और उसने क्या करा, मेरे सामने ही अपने उस शूज को बेच दिया। वो पहन रहा है और कह रहा मैंने ये शूज 55,000 के खरीदे थे एंड आई हैव सोल्ड इट फॉर 90,000, और 3 महीने पहनने के बाद। क्यों? बिकॉज शूज रेयर था, किसी और को चाहिए होगा, ठीक है, तो उसने इंटरनेट के ऊपर ही बेच दिया। दिस इज ऑल्सो C2C ट्रांजेक्शंस। वार्निंग कस्टमर अबाउट द फ्रॉडुलेंट सप्लायर्स, ये आप रिव्यूज वगैरह में जाकर पढ़ते हो, ठीक है, कोरा में आपको दिख जाएगा। और भी वेबसाइट्स अपने रिव्यू सेक्शन में, अपने फीडबैक सेक्शन में प्रोवाइड करवाती हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगेन रिव्यूज वाला पार्ट आ गया। तो दीज आर कॉल्ड C2C ट्रांजेक्शन, जो कि एक कस्टमर से कस्टमर तक पहुंचती है। लास्ट आता है आपका इंट्रा बी कॉमर्स। अब इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर कोई भी बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती। इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर बाइंग एंड सेलिंग के अलावा जो एक्टिविटीज बिजनेस में होती हैं, जो बिजनेस की इंटरनल फंक्शनिंग होती है कि भाई अपनी टीम को मैनेज करना, तो रेगुलरली मीटिंग होनी चाहिए, है ना, अपने क्या बोलते हैं हायरिंग करना, ठीक है, अपने क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग करना। जैसे आपको पता है कि एक सबऑर्डिनेट अपने सीनियर को, अपने बॉस को रिपोर्ट करता है कि कल उसने क्या क्या काम करा। बॉस को भी काम देना है तो अपने जूनियर को कैसे देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आती है, इसमें कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं है, बस द मैनेजमेंट ऑफ द टीम जो हो रहा है, इंटरनल फंक्शनिंग हो रही है, वो इंटरनेट की हेल्प से हो रही है। इसका एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं आपको देना चाहूंगा। किसी ने अगर स्लैक का नाम सुना हो, तो स्लैक क्या है, बेसिकली एक इंट्रा बी सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज कर सकती है, और इसके अंदर आप सारे लोग कनेक्ट करोगे, स्लैक पर पहुंचोगे और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। ये मैं अपनी प्रीवियस कंपनीज में यूज करता था स्लैक को, और इट इज वेरी यूजफुल। तो अगर मान के चलो मेरा कोई मैनेजर है और उससे मुझे कुछ काम देना, तो वो स्लैक पे लिख देता था, विपुल यू हैव टू डू दिस वर्क, इस टाइम से लेके इस टाइम पर तुम इस काम पर ध्यान दोगे। अगर मुझे रिपोर्ट करना है तो मैं स्लैक पे ही कर देता था कि कल के दिन मैंने ये सारा काम करा, मेरा इतना आउटपुट निकल कर आ रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि मान के चलो कोई नया स्कीम आ रही है, कोई छुट्टी होनी है या कुछ पॉलिसीज वगैरह चेंज हो रही है,
तो वो भी स्लैक के ऊपर हमें कम्युनिकेट कर दिया जाता था। और जीमेल भी, कुछ जीमेल जो बिजनेस सूट्स होते हैं वो भी इस तरीके से काम करते हैं, जीमेल भी। तो दिस रिफर्स टू द, अगर इसमें आप देखोगे तो दिस रिफर्स टू द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द पार्टीज और द पर्सन हु आर द पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली, जो एक बिजनेस का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक बिजनेस के अंदर जो कम्युनिकेशन चलती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है, और उसके अंदर भी इंटरनेट का यूज करना। और ये जो आया था ना चीज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, ये सब लॉकडाउन में बड़ा काम आया था। लॉकडाउन में जितने लोगों के भी वर्क फ्रॉम होम चल रहे थे, या आज भी जितने लोगों के वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, वो सब इंट्रा ई कॉमर्स का पार्ट है। क्योंकि वो कम्युनिकेट जो ऑन द, क्योंकि कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा इफ यू आर द पार्ट ऑफ अ बिजनेस। कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, चाहे घर से बैठ के क्यों ना कर रहे हो, सही, आपको ऑनलाइन मीटिंग करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, काम देना पड़ेगा, रिपोर्ट लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो करनी पड़ेंगी वो ओवर द इंटरनेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। इट इज अ ट्रांजेक्शन विद इन द फर्म, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इंट्रा फर्म। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, फर्म का मतलब होगा बिजनेस, तो इनसाइड द बिजनेस जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो इंट्रा ई कॉमर्स के अंदर आती है। The intra-e-commerce transactions make it possible for firms to improve their speed and efficiency। और ये क्यों करा गया? ताकि स्पीड एंड एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। मान के चलो अब एक बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस, सपोज करो कि मैंने एक पिज्जा हट है, ठीक है, पिज्जा हट का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है। अब पिज्जा हट ने एक ऑफर निकाला जिसकी वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेल्स काफी ज्यादा इंक्रीज करेगी, तो थोड़ी सी पॉलिसीज के अंदर चेंज आए। अब पिज्जा हट जो उसकी ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया फैली हुई हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाएगा कैसे? प्रॉब्लम आ गई। अब पुराने टाइम पर जब इंटरनेट नहीं था तो क्या करता ज्यादा से ज्यादा, वो इस सबको एक लेटर लिख लिख के भेजता या फोन के ऊपर समझाता। अब उसके अंदर तो बहुत टाइम लग जाता, काफी टाइम। खुद एक्सपेक्ट करके देखो ना, एक एक बंदा एक एक सेंटर पे जा रहा है, एक एक ब्रांचेस पे जा रहा है, एक एक आउटलेट पे जा रहा है, कितना टाइम लगेगा, कितने सारी लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा खर्च होगा। अगर वहीं पर हम बात बोलें कि यार हम ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर देते हैं, सबको लिंक भेज देते हैं, सब आकर एक जगह पर ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएंगे और एक ही जना सबको समझा देगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से अब हमें सेल्स करनी है। कितना ज्यादा काम आसान हो गया, कितनी स्पीड एंड एफिशिएंसी बढ़ गई, कितनी स्पीड एंड एफिशिएंसी बढ़ गई। खुद ही एक्सपेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे आप। बिजनेस के अंदर होता है, मान के चलो बिजनेस का एक ऑफिस नोएडा में है, माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एक बिजनेस नोएडा में है, एक बिजनेस आपका बेंगलोर में है ना, एक ऑफिस नोएडा में है, एक ऑफिस बेंगलोर में है, और बेंगलोर के एक टीम मेंबर को नोएडा के एक टीम मेंबर से बात करनी है। पहले क्या करते हैं यार, आपस में या तो चिट्ठियां लिख के भेजो या फिर क्या आपस में एक दूसरे से मिलो, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर आप इंटरनेट के थ्रू ये काम कर सकते हो, और इसी वजह से बिजनेस की इंटरनल कनेक्टिविटी इंटरनेट ने काफी ज्यादा बढ़ा दी, तो उनका जो इंटरनल फंक्शनिंग थी वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और एफिशिएंट हो चुकी है, ठीक है। तो इंटरेक्शन बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द वन फर्म, अगर दो डिपार्टमेंट्स को फर्म बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स, जैसे मान के चलो एक परचेसिंग डिपार्टमेंट है, जो फैक्ट्री चल रही है वो आपकी चल रही है गुजरात, ठीक है, फैक्ट्री चल रही है गुजरात, और सेल्स ऑफिस जो है वो आपका दिल्ली में है, सेल्स ऑफिस जो है आपका दिल्ली में। सेल्स ऑफिस को गुजरात की फैक्ट्री को बताना है कि उन्हें प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं और कितना प्रोडक्ट इस साल के लिए प्रोड्यूस करना है। कैसे बताएगा? इंटरनेट के थ्रू बता दो यार, ऑनलाइन मीटिंग कर लो, बता दो कितना टाइम बच गया, अच्छे समझा भी सकोगे। रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉइज टू देयर मैनेजर, तो एम्प्लॉइज मैनेजर को बताएगा कि उसने कल के दिन क्या क्या काम करा, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। वो बताएगा कि वो क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या काम उसने कल करा, कितनी प्रोडक्टिविटी है, क्या क्या काम में प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन सा काम कंप्लीट हो चुका है। तो वो जो बताएगा वो इंटरनेट के थ्रू बता सकता है। को मैनेजर तो अपने घर पे बैठा है, एम्प्लॉय अपने घर पे बैठा है, मिल है नहीं सकते, तो कैसे बताएगा? ओवर द इंटरनेट स्लैक पे मैसेज डाल देगा, मेल पे डाल देगा, व्हाट्सएप पे बता देगा, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचानी है रिगार्डिंग द, मान के चलो 1 जनवरी को लीव कैलेंडर आना है कि पूरे साल में जो 365 दिन है उसमें किस किस दिन लीव होगी, कितने कितने दिन की लीव मिलेंगी, तो वो कैलेंडर जाना है। तो क्या करेंगे, एक बार स्लैक पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है उस पर डालो, पता लग गई सबको, है ना। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज, ये भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, चलता है। क्लियर है? आई होप आपको इंटरव्यू समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई बायर सेलर नहीं है, बट जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी कम्युनिकेशन चल रहा है वो इंटरव्यू के थ्रू होता है, वो इंटरव्यू के थ्रू होता है। फिर बात आती है कि सर ई बिजनेस ई कॉमर्स से अलग कैसे है, ई बिजनेस ई कॉमर्स से अलग कैसे है। अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें, हम नॉर्मल बिजनेस और नॉर्मल कॉमर्स के बारे में बात करते हैं, तो बिजनेस के अंदर जो चीजें आती थी, देखो बिजनेस के अंदर, ये बिजनेस का एक ब्रॉड टर्म है, तो बिजनेस के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। जैसे
बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी आएगी, बिजनेस के अंदर माइनिंग भी आएगा, बिजनेस के अंदर आपका क्या बोलते हैं बाइंग एंड सेलिंग भी आएगी, बेसिकली ट्रेडिंग भी आएगी। बिजनेस के अंदर आपका इंटरनल फंक्शनिंग भी आएगा, मीटिंग्स वगैरह जो दो डिपार्टमेंट्स के बीच में होता है। लेकिन अगर बात करूं मैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ जिस चीज से रिलेट करता है वो करता है ट्रेडिंग से, यानी कि बेचने और खरीदने को लेकर। और यही बात, यही डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ किसमें, ई बिजनेस के अंदर और ई कॉमर्स के अंदर। अब इंटरनेट ई लगाने से लग गया यहाँ पर इंटरनेट। ई का बेसिकली मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्निफाई करता है वो करता है इंटरनेट को। अब ई लग गया। अब ये सारी चीजें बिजनेस के थ्रू हो रही हैं और ये सारी चीज इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं, और ये सारी चीजें इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं। तो यही डिफरेंस है। तो मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता कि ई बिजनेस, ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस का पार्ट है। अगर मैथमेटिकल टर्म में बोलूं तो ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस। ये बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता कि ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। तो ई बिजनेस बड़ा है, ई कॉमर्स छोटा सा है, और ई कॉमर्स ई बिजनेस का पार्ट है। अगर इसे एक डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से बना हुआ दिखाई देगा कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज अ ई बिजनेस। ये क्या है, हमारा ई बिजनेस है, दिस इज ई बिजनेस। ये बड़ा है, ठीक है, और एक छोटा सा मैंने यहाँ पर बना दिया क्या, ई कॉमर्स। दिस इज फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक ई कॉमर्स। ये क्या है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ई बिजनेस से पहली बात तो छोटा है, पहली बात तो छोटा है, और दूसरा इट इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस, क्योंकि ई बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती हैं, बट ई कॉमर्स में उन एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी इन्वॉल्व रहेगी, दैट इज ट्रेडिंग। तो यही बात है कि आपका जो ई बिजनेस है वो एक वाइडर टर्म है, वो एक बड़ा टर्म है, और उसी के अंदर ई कॉमर्स आता है, इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का एक एक्टिविटी है, एक ब्रांच होता है। जैसे कॉमर्स बिजनेस का एक ब्रांच होता है, ऐसे ही ई कॉमर्स ई बिजनेस का एक ब्रांच होता है। ई कॉमर्स एक्सक्लूसिवली डील्स विद, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डील करता है किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, कि किस तरीके से प्रोड्यूसर से सामान पहुंचेगा किसके पास, कंज्यूमर के पास। तो वो बस डील करेगा, इसमें कोई चीज बनाएगा नहीं, वो कोई चीज बनाएगा नहीं वो, ठीक है। नथिंग विल बी प्रोड्यूस्ड हियर, ना माइनिंग होगी यहाँ पर, ना ही इंटरनल फंक्शनिंग होगी यहाँ पर। बस यहाँ पर बात चलेगी किस तरीके से प्रोड्यूसर से सामान कंज्यूमर तक पहुंचेगा। क्लियर है। वेयर एज ई बिजनेस इन्वॉल्व प्रोडक्शन, इसके अंदर प्रोडक्शन भी आएगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, जो कि ई कॉमर्स का पार्ट है। आफ्टर सेल सर्विस ई कॉमर्स में नहीं आएगा, आफ्टर सेल सर्विस किस में जाएगा, ई बिजनेस का पार्ट है। इंटर फर्म, यानी कि अपने कस्टमर्स और अपने सप्लायर्स के साथ क्या करना, कनेक्शन रखना, डेट इज कॉल्ड इंटर फर्म। इंट्रा फर्म बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी ई बिजनेस के अंदर आएगा। तो ई बिजनेस के अंदर देख पा रहे हो आप काफी सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन ई कॉमर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है। तो दैट इज अ डिफरेंस। जो डिफरेंस बिजनेस और कॉमर्स के बीच में था, वही डिफरेंस ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बीच में है। फर्क क्या है, इंटरनेट का, कि अब भैया इंटरनेट आ गया है। अगर मैं अपॉर्चुनिटी या फिर बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस के बारे में बात करूं तो यहां पर देखो कि ई बिजनेस पहली बात इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो ई बिजनेस स्टार्ट करना आसान है और इन्वेस्टमेंट भी इसमें कम लगेगा। क्यों? क्योंकि द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी आर दैट विद लिटिल इन्वेस्टमेंट और मोर कॉन्टैक्ट वन कैन डू बेटर इन द बिजनेस। तो पहले क्या होता था, अगर आपको कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट द ट्रेडिशनल बिजनेस, तो आप क्या करोगे, आप पहली बात गुड्स को ढूंढने के लिए, गुड्स को, अब जो गुड्स आप बेचना चाह रहे हो, मान के चलो मैं भी ट्रेडिंग करना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ शूज खरीद के आगे बेचना चाह रहा हूँ, तो पहले मुझे अपने घर से निकलना पड़ेगा, मार्केट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर शूज बनते हैं। मैं अपने घर से गया आगरा भटक रहा हूँ, फैक्ट्री जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कौन सा शूज में अच्छी क्वालिटी का है, क्या है क्या नहीं है, बिकॉज ना तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कौन सा सप्लायर अच्छा है और किस तरीके के शूज चलेंगे। और फिर उसके बाद अगर मान के चलो मैं शूज खरीद भी लाया, अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें बेचने के लिए, तो जिसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, क्योंकि खर्चा होगा, मुझे स्टॉक उठा के लाना पड़ेगा, सब चीज करनी पड़ेगी, है ना। बट अगर मैं ई बिजनेस की बात करूं तो ना तो मुझे इतनी मेहनत कोई सप्लायर ढूंढने में लगेगी, ना इतनी मेहनत मुझे कोई कस्टमर ढूंढने में लगेगी, क्योंकि वो सब चीज मेरे को इंटरनेट पे मिल जाएंगी। और मैं यहाँ पर नेगोशिएशन भी अच्छे से कर सकता हूँ कि भाई मेरे को कम मात्रा में गुड्स चाहिए, कम क्वांटिटी में गुड्स चाहिए, तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा। सेकंड होता है कन्वीनियंस, कि भाई ये लाइफ आसान कर देता है,
कि पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में आप घर से निकल के शॉपिंग करना होता था, टाइम भी बहुत लगता था, मेहनत भी बहुत लगती थी, लेकिन नहीं, आज आपके टाइम पे शॉपिंग जो कर सकते हो घर पे बैठे बैठे कर सकते हो आसानी के साथ। मिलियंस ऑफ पीपल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन इन द वर्ल्ड थ्रू ई कॉमर्स, और बहुत सारे लोग, मिलियंस यानी कि लाखों करोड़ों लोग घर बैठे बैठे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि हम ये बेच रहे हैं, ये खरीदो, ये गुड्स ऐसा है वैसा है। तो आपको कन्वीनियंट भी है, आपको घर बैठे बैठे पता लग रहा है कि ये गुड्स की क्वालिटी क्या है, क्या ये गुड्स अच्छा काम करेगा या फिर नहीं करेगा, थ्रू द रेटिंग्स ऑफ देयर ऑफ द कस्टमर्स। और आपको घर पे बैठे बैठे ही ये पता लग रहा है कि ये गुड्स कहाँ पर बन रहा है, मेरे पास कैसे आएगा, घर बैठे बैठे ही आ जाएगा। कन्वीनियंट, स्पीड, तेजी भी है। थ्रू ई बिजनेस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है, एंड बाइंग एंड सेलिंग कैन बी डन जस्ट विद इन द क्लिक ऑफ अ माउस। आप कोई चीज एक्सचेंज कर सकते हो, कोई इंफॉर्मेशन आपको लोगों तक पहुंचानी। हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं ना कि हमने फोटो डाला है, मैं अभी पीछे तो मैं चला नहीं रहा, लेकिन पीछे मैंने 2-3 महीने इंस्टाग्राम चलाया था, मैंने वहां पे डाल दिया था एक फोटो, किस कहाँ का डाल दिया, कसोल का डाल दिया था, तो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि विपुल सर तक कसोल घूम रहे हैं, कितनी आसानी से पहुंच गई। तो इन्फॉर्मेशन भी देना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी है। इंस्टाग्राम के थ्रू आप बिजनेस चलाते हैं वही चीज़, और अगर कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ बेचनी है, तो वो भी आप सिंगल क्लिक पे कर सकते हो। दिस बेनिफिट इज मोर इन केस ऑफ द प्रोडक्ट लाइक सॉफ्टवेयर, मूवीज, म्यूजिक, बुक्स एक्सेट्रा। और इन चीज़ों में तो ये बहुत और जल्दी काम करता है। पहले क्या होता था, पहले हमें मूवीज देखनी पड़ती थी ना, हमें घर से जाना पड़ता था, एक दुकान पे गए, वहां से मूवी की सीडी खरीदी, सीडी घर पे लेकर आए, चलाई, तब जाके मूवी देख पाते थे, टाइम लगा। बट अगर आज के टाइम पे मुझे कोई मूवी देखनी है, मैं सीधा नेटफ्लिक्स पे जाऊंगा, सब्सक्रिप्शन लूंगा, 1 मिनट में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और नेटफ्लिक्स पे जो मूवी देखनी है देख लूंगा। कितनी ज़्यादा आसान हो गया। ऐसे ही म्यूजिक में, पहले म्यूजिक कैसेट बिका करती थी, अब जो स्पॉटिफाई वगैरह चल रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले कैसेट्स बिका करती थी। तो कैसेट के हिसाब से क्या मिलता था, कैसेट लेकर आओ, गाने चलाओ, तो लिमिटेशन भी रहती थी और मेहनत भी लगती थी, टाइम भी ज़्यादा लगता था। अब क्या, 1 सेकंड में आप स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन लो, लेने की भी जरूरत नहीं है, आप वैसे उसके ऊपर गाना सुन सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर के केस में भी ऐसा होता है ना। और बुक्स के केस में अगर मैं Amazon Kindle की बात करूं, तो पहले बुक्स जाओ मार्केट से खरीदो, लेकिन आज आप बुक्स PDF में डाउनलोड कर सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ Kindle, हैंड टू हैंड। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इवन मनी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक पल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। और तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से भी मनी जो है सेकंड्स में ट्रांसफर हो सकता है, एट द ब्लिंक ऑफ द आई। अभी मैं किसी को UPI करूंगा, तो बस मुझे यहाँ से पासवर्ड डाल के क्लिक करना है और उस पर पैसे पहुंच जाएंगे विद इन द ब्लिंक, विद इन अ सेकेंड। उस पर दिखाएगा भी, योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड इन 0.97 सेकेंड, दिखाता भी है। जो पेज ऐप है वो दिखाता भी है, योर ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड इन 1.2 सेकेंड। तो 2-3 सेकंड के अंदर यार पैसे पहुंच रहे हैं सामने वाले के पास, लूटोगे, कितना तेज हो गया। ग्लोबल रीच, साथ में आपका जो ई बिजनेस है वो आपके ग्लोबल रीच पता, यानी कि आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपना गुड्स बेच सकते हो। तो आपकी मार्केट जो है ग्लोबल है, जहां पर आप अपना गुड्स बेचना चाहो पूरे दुनिया में आप अपना गुड्स बेच सकते हो, अपने घर पे बैठे बैठे, थ्रू द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। और इंटरनेट की हेल्प से आप अपने घर पे बैठे बैठे पूरी दुनिया में जहां से गुड्स खरीदना चाहो वहां से गुड्स खरीद भी सकते हो। तो इंटरनेट ने ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई, जिसकी वजह से आपकी रीच जो हो गई वो ग्लोबल हो गई, आपकी पहुंच जो होगी पूरी दुनिया में हो गई। घर पे बैठे बैठे पूरी दुनिया में माल बेच सकते हो, घर पे बैठे बैठे पूरी दुनिया से माल खरीद भी सकते हो। कॉस्ट सेविंग, इसमें पैसा काफी बचता है, तो मोर इकोनॉमिकल है। क्यों? क्योंकि ई बिजनेस के केस में आपको सामान जो बेचना है आप अपने घर से बैठे बैठे भी बेच सकते हो। सपोज करो आपको अमेजोन पे सामान बेचना है, तो अमेजोन पे सामान बेचने के लिए आपको किसी शोरूम की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको किसी शोरूम की जरूरत नहीं है। आप अपने गुड्स खरीदो, अपने घर पे रखो, अमेजोन पे स्टॉक अपडेट करो, ऑर्डर आते रहेंगे और अपने घर से ही ऑर्डर पैक कर करके देते जाओ। तो सेल तो हो रही है। तो ना तो आपको यहाँ पर रेंट पे करने की जरूरत, ना ही यहाँ पर आपको कोई शोरूम ओन करने की जरूरत, ना ही एम्प्लॉय ज्यादा रखने की जरूरत, और डेली का जो खाना पीना चलता रहता है लड़कों का, ना उसकी कोई जरूरत। तो आपको ये काफी सस्ता पड़ेगा। तो पहली बात, आपको कोई शोरूम रखने की जरूरत नहीं है जहां पर आपने गुड्स को डिस्प्ले करना है, किसी मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। एक प्रोड्यूसर भी डायरेक्ट किसी कस्टमर को गुड्स सेल कर सकता है, तो उसे बीच में होलसेलर रिटेलर की भी नीड नहीं है, ठीक है। मैं बताऊं, मेरी बुआ है, वो जनरली उनका अचार का काम है, तो मतलब उनका जो खाने पीने का ही काम है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। बट अब पता है कि यार उनकी बेटियों की शादी हो चुकी है, उनके बेटे की शादी होने वाली, मतलब मेरा कजन जो मेरे बराबर का ही है। तो व्हाट दे डू कि उन्हें अचार बनाने का शौक है, तो वो क्या करती है, अचार बनाती है और ऑनलाइन बेचती है। तो शी इज अ प्रोड्यूसर और डायरेक्ट कस्टमर तक जाएगा। तो बीच में मिडिल मैन हट गए ना, होलसेलर रिटेलर हट गए ना,
सीधा है ना, कितना आसान हो गया, क्लियर है। तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट उनका कम लगता है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट उनकी बच जाती है, एम्प्लॉयज के खर्चे बच जाते हैं। जहां पर अगर आप दुकान पे काम करोगे तो आपको 10 लड़के रखने पड़ेंगे, घर पे आपके 2 लड़कों में काम हो जाएगा। आपको स्टॉक भी कम मेंटेन करके चल रहा है, अगर स्टॉक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल दो कि आउट ऑफ स्टॉक। दुकान तो नहीं बंद कर सकते ना, दुकान बंद भी कर दी रेंट फिर भी जाएगा, दुकान बंद कर दी लड़कों की सैलरी फिर भी जाएगी, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपका काफी पैसा बचता है, तो कॉस्ट सेविंग भी है। मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, और ऑफ कोर्स यहाँ पर पेपर का यूजेस कम होता है। काफ़ी चीज़ें जैसे इन्फॉर्मेशन कोई प्रोवाइड करवानी होती है तो आज के टाइम पर मेल्स आ जाते हैं ना, तो लेटर भेजने की जरूरत नहीं है, लेटर को मेल की तरह कंसीडर करा जाता है। कितने पेपर बच गए, पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, जिससे रेड टेपिज्म भी कम होता है। रेड टेप मतलब जो टाइम लगता है पेपर वर्क को कंप्लीट करवाने में, पेपर वर्क भी क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अभी आप लोग क्लास 11th में हो, जब हमने क्लास 10th के रिजल्ट का सेलिब्रेशन करा था इन द मंथ ऑफ मई, तो हमने बच्चों के रिजल्ट्स मांगे थे, उनके मार्क्स मांगे थे, और हमने उनको गूगल फॉर्म दे दिया था। बच्चों ने ऑनलाइन ही वो फॉर्म भरा और हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन पहले ये काम कैसे चलता था, पहले आपको फिजिकल पेपर फॉर्म दिए जाते थे। तो मुझे अगर 1000 बच्चों को फॉर्म देना है तो कम से कम इतना मोटा बंडल का पेपर बर्बाद हो जाएगा। अब मैं इतना पेपर बचा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक दिन में, एक प्रोसेस में। ऑर्गेनाइजेशन में भी पेपर काफी ज्यादा बचते हैं कि अब जो बिल जाते हैं वो बिल ऑनलाइन पहुंच जाते हैं। बहुत सी चीजें मैं देखता हूँ, जैसे मैं पीछे गया था तो मैं बाटा से जूते लेकर आया था, बाटा से। तो व्हाट दे डिड कि मैंने कहा बिल, कह रहे सर आपके नंबर पे आ गया। रेस्टोरेंट से आता हूँ, बिल मेरे नंबर पर आ रहा था, फ्री का पेपर बिल मेरे को नहीं देते। काफ़ी सारी जगह पर ये चीज़ हो चुका है, काफ़ी सारी जगहों पर। दवाई लेने जाऊँगा, ऑनलाइन बिल आ जाएगा। इवन अभी मैंने पापा का ब्लड टेस्ट करवाया था, तो रिपोर्ट जो आई थी, पहले 3-4 पेपर की, बहुत हैवी पेपर की रिपोर्ट आती थी, एनवेलप में पेपर यूज होता था, अब वो रिपोर्ट ऑनलाइन आने लग गई। डॉक्टर कह रहा है कि नहीं पेपर प्रिंट कराने की नीड ही नहीं है, आप मेरे को रिपोर्ट भेज दो, मैं अपने लैपटॉप पे चेक कर लूंगा। कितना टाइम बच रहा है यार, सोच के देखो। और इंटरनेट का यूजेज सिर्फ और सिर्फ हर कुछ लिमिटेड जगह नहीं है, हर प्रोफेशन में इस्तेमाल हो रहा है। अभी भी मैं जो वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ, ये जो आप जब मेरे को देख रहे हो, इंटरनेट ही तो है जो गेम प्ले कर रहा है। तो हमारे लिए भी आसान हो गया कि पहले मान के चलो एक कमरे में पढ़ा रहा हूँ तो जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं उस तक ही मेरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रहेगा। बट अब पूरी दुनिया देख सकती है कहीं से भी, तो कितना आसान हो गया मेरे लिए ना, कितना आसान हो गया। हम ऑनलाइन पेड बैचेस लेते हैं तो पूरे इंडिया से बच्चे आकर पढ़ते हैं भाई, पूरे इंडिया से बच्चे आकर पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया से नहीं। तो अपने रूम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 बच्चे पढ़ा लेंगे, वहां पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं अपने घर पे बैठे बैठे। तो जो क्वालिटी एक एरिया तक ही लिमिटेड है ना एजुकेशन के अंदर में भी, वो क्वालिटी अब पूरी दुनिया में पहुंच रही है। एक जगह से ही सबको उस चीज का फायदा हो रहा है। इसे अभी मैं देखता हूं, जब हम सीए कर रहे थे तो हम लक्ष्मी नगर गए, हमें पता था कि इंडिया के बेस्ट टीचर इस एरिया में मिलेंगे, और एरिया हमारे घर के पास था, दिल्ली से अलीगढ़ 2-3 घंटे का रास्ता है। तो मैंने कहा ठीक है, पास भी है, यहाँ पर टीचर्स भी बढ़िया मिल जाएंगे। अब वही टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वही क्वालिटी मुझे अलीगढ़ में बैठे बैठे आज के टाइम पे मिल जाएगी, लेकिन तब नहीं थी, आज से 7-8 साल पहले। अब है। तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कोटा वाला सिस्टम था, अभी आपने देखा ना, स्टेटमेंट्स आए थे बड़ी बड़ी कोचिंग से कि 40% तक बच्चे अब कम आ रहे हैं कोटा में। क्यों कम आ रहे हैं? क्योंकि वही चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, तो क्यों जाएंगे कोटा पढ़ने के लिए? वही चीज उनके घर के पास अवेलेबल है, घर पे अवेलेबल है, क्यों जाएंगे? इंटरनेट ने तो ये सारी चीजें एक्सेसिबल करी, ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये रेड टेपिज्म में तो पेपर वर्क की हम लोग बात करते हैं, जैसे इनकम टैक्स तो पहले भरा जाता था, वो एक पेपर पे आपको लिखना पड़ता था सारी चीजें, तो काफी हैवी पेपर वर्क होता था। उसके बाद जाकर आपको डिपार्टमेंट में जाके वो सबमिशन करना है, डिपार्टमेंट वाले चेक करेंगे, तो काफी टाइम लगता था। अब यही सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। पासपोर्ट का भी सेम है, आपका क्या बोलते हैं, उसका भी सेम है, ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है। लाइसेंस का बहुत सारे आपको सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे, जैसे मान के चलो ओबीसी बनवाना है, ये सब ऑनलाइन हो जाते हैं आज के टाइम पर। इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बन जाता है, कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बन जाएगा इनकम सर्टिफिकेट आपका। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन बन जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन बन जाएगा, ईडब्ल्यूएस ऑनलाइन बन रहे हैं। पहले सब में पेपर लगते, तो पेपरलेस सोसाइटी की तरफ भी हमें लेकर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ द ई बिजनेस। अच्छा, ई बिजनेस के फायदे बहुत सारे हैं, बट कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं जो कि हम पढ़ते हैं। पहला क्या कि पहली बात भैया, यहाँ पर पर्सनल टच नहीं है, लो पर्सनल टच। अभी हम कोई सामान खरीदते हैं, मुझे कपड़े खरीदने हैं, अब जैसे अगर मेरी आदत है कि मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे पहन के चेक करने का कपड़ा अच्छा लगता है तो मैं खरीदूंगा, अदरवाइज नहीं खरीदूंगा। तो इन दैट केस मैं ऑनलाइन शॉपिंग को थोड़ा कम प्रेफर करूंगा,
कि भाई मैं ऑर्डर करूँ, 5 दिन में कपड़ा आए, उसे पहन के देखूँ अच्छा नहीं लगा, फिर उसे वापस करूँ, 2 दिन में वो वापस मेरे से लेके जाएगा, फिर 5 दिन में नया सामान आएगा, उसको पहन के देखूँ, तो एक टी शर्ट या एक शर्ट के लिए मेरे तो 15 दिन बिगड़ जाएंगे बैठे बैठे, ठीक है, क्योंकि पर्सनल टच नहीं है। लेकिन दुकान पे जाकर वही काम आसान हो सकता है। तो हाई टेक इट मे बी ई बिजनेस हाउएवर, लेकिन ई बिजनेस लैक्स करता है वार्मथ ऑफ द इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, यानी कि जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है उसकी कमी है अभी भी। टू दिस एक्सटेंड इट इज रिलेटिवली लेस सुटेबल मोड ऑफ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज, और कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी में ये थोड़ा कम रिक्वायर्ड है, जैसे कि गारमेंट्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा। अगर गारमेंट्स में से आप वो सिस्टम खत्म कर दो कि बहुत जल्दी आपको क्या बोलते हैं मिल जाएगा, मतलब जैसे जो उन्होंने जो कपड़ों की कैटेगरी में आपने देखा है ना कि आपके पास कपड़े आ जाते हैं, आप चेक करो वापस भी कर सकते हो, तो रिटर्न की फैसिलिटी कपड़े वाले बिजनेस में से खत्म कर दोगे तो वो बिजनेस तुरंत की तुरंत बंद हो जाएंगे। आजियो, मिंत्रा और आपका और भी जो फैशन ब्रांड्स हैं, वो फैशन जो ई बिजनेस, ये जो एप्स चल रहे हैं, अगर ये रिटर्न फैसिलिटी बंद कर देंगे ना तो देख लेना बहुत ज़्यादा इनकी सेल्स पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड, तो बेसिकली देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन कि भाई जिस दिन आप ऑर्डर दोगे और जिस दिन आपको गुड्स मिलेगा उसके बीच में काफ़ी सारा डिफरेंस रहता है। हम बोल तो देते हैं भाई सिंगल क्लिक पे आप गुड्स को परचेज कर रहे हो, बट उसकी डिलीवरी तो 4-5 दिन बाद होगी ना, तो ये भी एक डिफरेंस है इसके अंदर। तो इन्फॉर्मेशन कैन फ्लो एट अ क्लिक ऑफ माउस, इन्फॉर्मेशन तो माउस के क्लिक पे पहुंच सकती है, बट फिजिकल डिलीवरी जो प्रोडक्ट की होती है वो तो टाइम लेगी। दिस इनकॉन्ग्रुएंस, दिस डिफरेंस, दिस टाइम टेकिंग प्रोसेस में प्ले ऑन द पेशेंस ऑफ द कस्टमर, जिससे कस्टमर के पेशेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है, वो अपना पेशेंस लूज कर सकता है। एट टाइम्स ड्यू टू टेक्निकल रीजन, कभी कभी टेक्निकल रीजन की वजह से वेबसाइट बहुत टाइम लेती है ओपन होने में, वेबसाइट हैंग कर जाती है, चलती नहीं है, जिससे यूजर को फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें भी होती है ना। अब अभी मैं पीछे अपने दोस्त के साथ बैठा था, वो मेरी ITR फाइल कर रहा था, 5 से 10 मिनट का प्रोसेस होता है ITR फाइल करने का, 10 मिनट मैक्सिमम। मेरा काम थोड़ा ज्यादा रहता है तो 10 मिनट का 10-12 मिनट लगते हैं मेरे काम में, भाई 2 घंटे लग गए, क्यों? वेबसाइट ही चल रही थी। तो फायदा है, कहीं ना नुकसान है। फ्रस्ट्रेशन लेवल, फ्रस्ट्रेशन को क्या कर रहा है, छेड़ रहा है। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ द पार्टीज। अब यार मान के चलो मैं B2B यानी कि उस पर इंडिया मार्ट पे गया, मैं पार्टी के साथ डील कर रहा हूँ वगैरह, भाई साहब आप गुड्स भेजो आपको पेमेंट हो जाएगा, हो सकता है मैं उसकी बातों में आ जाऊँ, मैंने गुड्स भेजा, गुड्स तक उस पर पहुंच गया, पेमेंट नहीं आया, अब मुझे क्या पता वो कहाँ रहता है, उसने जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डाल रखी थी वो गलत है। अब ना उसे मैं ट्रेस कर सकता और ना मैं उसको जानता, वो एनिनिमस है मेरे लिए, है ना, बिल्कुल नया स्ट्रेंजर है। तो इंटरनेट ट्रांजैक्शंस अकर बिटवीन साइबर पर्सनैलिटीज, जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं साइबर पर्सनैलिटीज होती हैं, मतलब पर्सनैलिटीज ओवर द इंटरनेट। जो हम देख पा रहे हैं वो एक इंटरनेट पर्सनैलिटी है, रियल लाइफ में कैसा है कैसा नहीं हमें क्या पता। एज सच इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटीज ऑफ द पार्टी, तो हमें पार्टीज की आइडेंटिटी पता करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। इसका एग्जाम्पल एंजल प्रिया, फेसबुक पे गए, इंस्टाग्राम पे गए, एंजल प्रिया नाम की वेबसाइट है, डेट इज अ साइबर पर्सनैलिटी, इंटरनेट पर्सनैलिटी है। रियल लाइफ में कौन है कौन नहीं आपको क्या पता, वो आपसे कहती बाबू रिचार्ज करवा दो और आपने करवा दिया, पता लगा बाबू तो फ्रॉड निकला, वो तो कोई और था, आपको पता ही नहीं चला कभी कौन था, कहाँ रहता है, क्या है। तो डेट्स द डिफरेंस। मोर ओवर वन डज नॉट नो इवन द लोकेशन ऑफ वेयर, मतलब पार्टी कहाँ रहती है ये भी नहीं पता, तो इट इज रिस्की है। देयरफॉर ट्रांजैक्शन थ्रू इंटरनेट, तो ट्रांजैक्शन जो आप इंटरनेट से करते हो वो रिस्की है, क्लियर है, रिस्की है। और कभी कभार इसके हैक होने के भी चांसेस होते हैं, जिससे कभी कभी आप अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को भी लीक कर देते हो। प्यूपिल रेसिस्टेंस, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स कॉजेज स्ट्रेस एंड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। जैसे स्टार्टिंग में हुआ था जब ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हुई थी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, तब हम देखते थे यार क्या है ये, है ना, आया नहीं आया, हमने कपड़े मंगाए, उस पर दिखा रहा था कपड़े 7 दिन के अंदर आ जाएंगे और किसी रीजन की वजह से कपड़े 10 दिन तक नहीं आए। मैं घबरा गया, मैं यार पैसे बर्बाद चले गए, कपड़े नहीं आ रहे, तो फ्रॉड निकला, ये निकला। उस टाइम पे कस्टमर सर्विस फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी और डिलीवरी भी इतनी तेज नहीं होती थी, भाई मैं घबरा गया, पर कपड़े आ गए थे। तो मेरे अंदर स्ट्रेस क्रिएट होगा। और कभी कभार जैसे उन लॉयर्स की और उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सोचा जिन्होंने पूरा पढ़ाई अपनी पेपर वर्क में करी है, सब कुछ पेपर वर्क में सीखा था और फिर गवर्नमेंट ने सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया, तो उन्हें ऑनलाइन सीखने में कितना टाइम लगा होगा, उनके अंदर कितना स्ट्रेस क्रिएट करा हो गया होगा। तो क्योंकि इंटरनेट चेंजेस लेकर आता है, बट उन चेंजेस को अडॉप्ट करने में जो स्ट्रेस होता है, दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। वो भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। लास्ट है एथिकल फॉलोआउट्स। नाउ अ डेज कंपनी यूज एन इलेक्ट्रॉनिक आई, हाँ,
कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक आई आपके ऊपर रखती है टू ट्रैक आउट द कंप्यूटर फाइल्स यू यूज, योर ईमेल अकाउंट, द वेबसाइट यू विजिट एक्सेट्रा। जैसे हम लोग बात करते हैं, हम जब ऐप ओपन करते हैं, स्नैपचैट खोलेंगे, कोई भी ऐप खोलेंगे, वो हमसे परमिशंस लेता है। गैलरी की परमिशन दो, हम अलाउ कर देते हैं। कॉन्टैक्ट की परमिशन दो, हम अलाउ कर देते हैं। फाइल्स की परमिशन दो, हम अलाउ कर देते हैं। माइक की दो, लो, हम अलाउ कर देते हैं। कैमरा की दो, ये लो, अलाउ कर देते हैं। उनके पास लगभग हमारा पूरा फोन पहुंच गया। दे कैन एक्सेस वॉट एवर वी आर हैविंग इन आवर फोन, दे कैन एक्सेस। अभी एक निकला था पीछे, कल मैं क्लास में भी एग्जांपल दे रहा था अपनी, कि एक महिला थी यूरोप की साइड की और वो टिंडर यूज कर रही थी। तो उन्होंने 7 दिन टिंडर चलाया, मात्र 7 दिन टिंडर चलाया, और उन्हें ऐसा लगा कि टिंडर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो उन्होंने टिंडर बंद कर दिया और टिंडर को उन्होंने मेल करा कि मेरे को वो सारी इंफॉर्मेशन भेजो, इट इज माई राइट कि मेरे को वो सारी इंफॉर्मेशन भेजो जो कि अभी तक तुमने मेरे से ली है, भेजो अभी। टिंडर ने बहुत मुश्किल से उन्हें काफी दिन तक मेल कर करके उन्होंने कंटिन्यूअसली टिंडर को मेल करा। टिंडर ने उन्हें इंफॉर्मेशन भेजी। 7 दिन के अंदर टिंडर ने उस महिला के ऊपर 800 पेजेस की रिपोर्ट बनाकर उन्हें दी थी, 800 पेजेस। तो ये जो एप्स हम लोग ऑनलाइन यूज करते हैं ना भाई, ये हमें देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये जो हमारे बारे में चीजें जानते हैं, हो सकता है हम खुद ना जानते हो, हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में उतनी चीजें जानते हैं। इतने 7 दिन में कोई इंसान 800 पेज लिख रहा है भाई, 800 पेज, सोचो। तो हमारी कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, हमारी पर्सनल लाइफ है, वो कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनेट की वजह से कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं। क्या ये एथिकल है? क्या ये ठीक है? द आंसर इज नो। सो यू आर प्लानिंग टू क्विट, यू मे एज वेल क्विट राइट नाउ, said the HR manager showing her a copy of the email that she had written to her friend। जैसे अभी क्या बात हुई, जैसे मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमें लगता है कि जो जीमेल हम लोग कंपनी का यूज कर रहे हैं वो सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है जो हमारे मैनेजर HR वगैरह हो वो पता कर रहे हो कि हम लोग एक दूसरे को क्या लिख रहे हैं। तो वही बात कर रहा है HR बोल रहा है कि तुम, सो यू आर प्लानिंग टू क्विट, तुम जाना चाह रही हो तो तुम अभी जा सकती हो। और उसने बस ये बोला था, यार मेरा तो यहाँ काम करने का मन ही नहीं है, मैं तो जाना चाहती हूँ। HR ने दिखा दिया कि तुम जाना चाहती हो, यू कैन गो। सबीना, जिसका मेल HR जिसको दिखा रहा था कि तुम इससे बोल रही थी ना, वो शॉक भी हो गई, स्टन भी हो गई एज टू हाउ हर बॉस गॉट थ्रू टू हर ईमेल अकाउंट, कि उसके बॉस उसका ईमेल अकाउंट तक कैसे पहुंचा। तो वही यहाँ पर आप अपनी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, अपनी पर्सनल चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू। ऐसा है, हमें पता नहीं है, ऐसा है। फेसबुक के ऊपर केसेस हैं, व्हाट्सएप के ऊपर केसेस हैं, है ऐसा, समझो, बात ही समझ में नहीं है। और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है, गवर्नमेंट आर टेकिंग एक्शन रिगार्डिंग इट, क्लियर। तो अब ये है हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो है डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। तो बेसिकली देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है वो इंटरनेट करता है, ठीक है। तो जो डिफरेंसेस इंटरनेट क्रिएट कर रहा है एक बिजनेस के अंदर, वो डिफरेंसेस हम लोग इसमें देखते हैं। पहली बात, फॉर्मेशन। आपको पता है कि ई बिजनेस को स्टार्ट करना कंपैरेटिवली इजी है देन द ट्रेडिशनल बिजनेस, सो इजी टू फॉर्म एंड इट इज ट्रेडिशनल टू फॉर्म, सॉरी डिफिकल्ट टू फॉर्म, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में अगेन वी विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग द सप्लायर्स एंड द कस्टमर्स, बट वो चीज ई बिजनेस बहुत अच्छे से सॉल्व कर देता है। पर्सनल टच, यहाँ पर कोई पर्सनल टच नहीं है, यहाँ पर पर्सनल टच प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट स्पेशली इन द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द पार्टनरशिप। तो यहाँ पर पर्सनल टच का मतलब बेटा वो नहीं है कि आप पर्सनली टच कर सकते हो, वो वाला नहीं। पर्सनल टच का मतलब है कि वेदर आप टच में रहते हो, कनेक्शन में रहते हो पर्सनली विद द कस्टमर, सोल प्रोप्राइटर्स, ओनर्स, एम्प्लॉइज, इन सारी चीजों से, ठीक है। तो वो प्रोप्राइटर में पॉसिबल है, पार्टनरशिप में पॉसिबल है, बट ई बिजनेस में नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज फार अराउंड, ठीक है, सब दूर दूर हैं। सेटिंग अप कॉस्ट यहाँ पर कम है, यहाँ पर हाई है, बिकॉज शोरूम्स वगैरह, शॉप वगैरह का खर्चा होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसके ऊपर ज्यादा खर्चा होता है, ज्यादा एम्प्लॉइज चाहिए, है ना, ज्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह करना पड़ेगा, रेंट ज्यादा जाएगा, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफकोर्स डेफिनेटली हाई रहती है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड, तो अब जो पर्सनल टच समझ रहे थे वो अब आया, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल है। ईज ऑफ एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंड हमें करना हो तो यहाँ पर एक्सपेंशन आसान है। मच का मतलब मच इजी, एज इंटरनेट हैज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, क्योंकि इंटरनेट की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है नहीं, इंटरनेट इज ग्लोबली कनेक्टेड। और यहाँ पर क्या है, डिफिकल्ट है, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज का सामना करना पड़ेगा, ब्रांचेस ओपन करनी पड़ेगी, तो वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा।
ये सारी चीजें रहती हैं। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड, तो टेक्निकली क्वालिफाइड एंड आईटी प्रोफेशनल आर रिक्वायर्ड बिकॉज सारी चीजें इंटरनेट सॉफ्टवेयर के ऊपर चलती हैं, यहाँ पे आईटी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर को भी रख सकते हो, सेमी स्किल्ड भी यहाँ पर आप रख सकते हो बिकॉज इंटरनेट नहीं है, तो जिसके पास एकदम फिजिकल स्किल्स हैं तो आप उसको यहाँ पर रख सकते हो। रिस्क की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा रिस्क है, एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज के बीच में कॉन्टेक्ट नहीं होता, तो ज्यादा रिस्कियर रहता है, ठीक है, क्योंकि सब क्या है, साइबर पर्सनैलिटी हैं, तो ज्यादा रिस्कियर है। ये क्या है, कम रिस्की है, क्योंकि आप यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन करते हो एक दूसरे के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर आप देखो तो यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रेफर करता है डायरेक्टली कस्टमर को बेचने के लिए, तो किसी भी होलसेलर या रिटेलर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पर बहुत सारे इंटरमीडिएरीज होते हैं, लाइक होलसेलर, रिटेलर्स आर इन्वॉल्व, तभी इसका जो सप्लाई चेन है वो पूरा बनता है। लेंथ ऑफ द बिजनेस साइकिल की बात करें तो इसमें बिजनेस साइकिल क्या होता है, छोटा होता है, बिकॉज वेरियस प्रोसेसेस कैन बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। ई बिजनेस के अंदर बहुत सारे प्रोसेस एक साथ हो सकते हैं, ठीक है, एक साथ हो सकते हैं, बट लॉन्गर, यहाँ पे बिजनेस साइकिल क्या है, लंबा है, बिकॉज वन प्रोसेस इज कैरिड आउट एट वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल परचेज देन प्रोडक्शन देन परचेज देन प्रोडक्शन देन सेल, तो पहले कोई चीज आप खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदा, उसको आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा, देन उसको आप बेचोगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लंबा प्रोडक्ट साइकिल है। बट इस जगह पर जैसे कुछ बिजनेसेस ई बिजनेस के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर वगैरह की, तो वहां पर बिजनेस साइकिल थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है, बिजनेस साइकिल थोड़ा छोटा रहेगा कि चीजें साइमल्टेनियस हो सकती हैं, परचेज है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं ई बिजनेस के अंदर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ओके। तो आई होप यू लव द चैप्टर वेरी मच, आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।